नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बार फिर बजट आने वाला है। तो आज बजट की बात हम करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा पेश होने वाला है और महामारी के संकट काल में उम्मीदें बहुत हाई हैं कि सरकार एक ऐसा बजट लेकर आए जो रोजगार दे, कारोबारियों के नुकसान की भरपाई करे, किसानों की आय दोगुनी करने का मार्ग प्रशस्त करे, स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों के लिए संजीवनी साबित हो और मिडिल क्लास नौकरी पेशा के हाथ भी मजबूत करे। तो उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन चुनावी मौसम में आ रहा ये बजट क्या चुनावी बजट बनकर रह जाएगा या वाकई मोदी सरकार ऐसा लोक लुभावन बजट लेकर आएगी जो चेहरों पर मुस्कान लाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस फील्ड के एक्सपर्ट जो खुद वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, जयंत सिन्हा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं और आप सरकार की क्षमता मजबूरियों को बखूबी समझते भी हैं जयंत जी, इसलिए आपसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। नमस्कार आशा जी। जी, सबसे पहला सवाल यही सर, पॉजिटिव साइन दिखाती अर्थव्यवस्था के बीच, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है सरकार से, तो सरकार के पास हाथ खोलने का इस बजट में कितना मौका रहने वाला है? आशा जी, हाथ खोलने का मौका बहुत अच्छा है इस समय। देखिए, कोविड के कारण हम लोगों को जो फिस्कल डेफिसिट जो था, जो घाटा है जो सरकार का हर वर्ष होता है, उस घाटे को हम लोगों ने ज्यादा करवा दिया, जिसमें कि हम लोगों के पास वो संसाधन रहे जो हम लोगों को सहयोग कर सके, उनको मदद कर सके। और वो संसाधन अभी भी हमारे पास हैं। फिस्कल डेफिसिट जो था वो 9.5% हो गया था। इस वित्तीय वर्ष जो समाप्त होने वाला है उसमें 6.8% था और अगले वर्ष मुझे लगता है 6% के आसपास रहेगा। सामान्य जब समय होता है, नॉर्मल समय में ये 3-4% के आसपास रहते हैं। तो हम लोगों ने एक बफर ले लिया है, 3-4% का बफर हम लोगों के हाथ में है और ये 3-4% 5-6 लाख करोड़ होते हैं। और इस 5-6 लाख करोड़ के द्वारा जो हम लोगों को मदद करनी है, जो हम लोगों को जैसे मुफ्त अनाज देना था वो हम लोगों ने दिया, मुफ्त हम लोगों को वैक्सीन देने थे वो हम लोगों ने दिए, किसान सम्मान निधि का हम लोगों ने पैसा दिया, जनधन योजना के द्वारा हम लोगों ने लोगों को पैसे दिए। तो जहां जहां सहयोग राशि की जरूरत थी, जहां लोगों को मदद की जरूरत थी, वो हम लोगों ने ये 5-6 लाख करोड़ जो हम लोगों ने फिस्कल कैपेसिटी अपनी बनाई, इसके द्वारा हमने लोगों को बहुत मदद की है। साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर के छोटे उद्योग वाले जो हैं उनको हम लोगों ने इमरजेंसी क्रेडिट दिलवाई, उन लोगों को ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट की गारंटी मिली। बड़े बड़े उद्योग वाले थे उन लोगों को जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं उसमें हजारों करोड़ का हम लोगों ने सहयोग दिया है। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में ये जो फिस्कल कैपेसिटी, एक्स्ट्रा फिस्कल कैपेसिटी जो हम लोगों ने बनाई थी, ये 5-6 लाख करोड़ जो हमारे हाथ में थे, इसके द्वारा हम लोगों ने कोविड पैंडेमिक के समय लोगों को मदद की है और आगे और रफ्तार देने के लिए, अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए हम लोग इसका जरूर उपयोग करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग करेंगे, लोगों को नरेगा के लिए मदद के लिए उपयोग करेंगे, सब्सिडी के लिए उपयोग करेंगे और इस तरीके से निवेश भी होगा और खर्चे में भी हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। जी, पहले स्थिति ये थी सर कि संभालना पड़ रहा था क्योंकि 2 साल से कोविड की महामारी और उस हालात में क्योंकि गोता खाती अर्थव्यवस्था, इसको संभालना था। लेकिन अब एक पुश देना है और उस लिहाज से बहुत जरूरी है कि सरकार थोड़ी हिम्मत दिखाए, आम आदमी के हाथों में पैसा आए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझी जा रही थी। हमने देखा पैकेजेस की घोषणा हुई, लेकिन बार बार फोकस इस बात पर था कि थोड़ा पुश आम आदमी, ताकि लिक्विडिटी जो है बाजार में बढ़े, वो नहीं हो पाया। इस बार इस बजट में की एरियाज आप कौन कौन से देख रहे हैं जहां पर सरकार का फोकस रहना चाहिए या रह सकता है? आशा जी, बिल्कुल जो पैसे हम लोगों को बाजार में लाने थे वो हम लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में किया है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो घाटा चलता था 6 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का घाटा हम लोगों ने 15-20 लाख करोड़ का किया। फिस्कल डेफिसिट को इतना हम लोगों ने बढ़ावा दिया जिसमें कि हम लोग बाजार में पैसे ला पाए और इसलिए तो किसान सम्मान निधि में हम लोगों ने खर्चा किया। नरेगा में जहां 40-50 हजार करोड़ का खर्चा होता था, अब नरेगा में इसमें 1,20,000 रुपए का करीब खर्चा हुआ है, 20,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से जो पैसे लाने थे हम लोगों को और लोगों के खाते में देने थे, लोगों के हाथ में देने थे, लोगों को जेब में देने थे, वो हम लोगों ने बिल्कुल किया है। और इसलिए आज के समय भी जो खर्चा है, जो जनरल पब्लिक का खर्चा है, जो पैंडेमिक के पहले, कोविड के महामारी के पहले जो खर्चा था उतना ही अभी भी खर्चा है। लेकिन पैंडेमिक में, महामारी में सब लोगों को बहुत कठिनाइयां तो सहनी ही पड़ी हैं, सब लोगों को बड़ी मुश्किल तो सहनी ही पड़ी है। लेकिन तब भी क्योंकि पैसे इतने सरकार की तरफ से आए हैं, खर्चे जो रहे वो उतने ही हैं जितने
कोविड के पहले थे। और अब जो 3 प्राथमिकताएं हैं जो मैं समझता हूं जिस पे सरकार को खर्चा करना है, पहला तो ये है कि हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेशनल इन्वेस्टमेंट जो पाइपलाइन है उसको प्रोत्साहन देना है। उसमें 1,10,000 करोड़ की खर्चा हम लोगों को अगले कुछ वर्षों में करनी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरीके प्राथमिकता देना ये जरूरी है, क्योंकि इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इससे रोजगार का सृजन होता है, इससे नए नए सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं। तो इसके द्वारा बहुत उत्थान आएगा हमारे अर्थव्यवस्था में। दूसरा जो है वो है स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोगों को आगे भी जोर देना है। अभी भी महामारी खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर चल रही है, आगे भी कोविड की और लहर आ सकती है। इसलिए हम लोगों को अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को और भी मजबूत बनाना है। आयुष्मान भारत हो, वैक्सीन हो, डॉक्टरों को हम लोगों को तैयार करना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, इन सब क्षेत्रों में हम लोगों को और अभी निवेश करना है और हम लोगों को खर्चा करना है। और जो तीसरा मामला है, जो तीसरी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो यह है कि जिन लोगों को सहयोग की जरूरत है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के द्वारा, चाहे वो मुफ्त अनाज के द्वारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना की उन्होंने घोषणा की, जिसमें 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त अनाज लगभग दे रहे हैं। ये जो हम लोगों को सहयोग राशि हम लोगों को देनी है, ये आगे के समय भी हम लोग सहयोग राशि देते रहेंगे। तो ये 3 प्राथमिकताएं हैं बजट की। मुझे लगता है पहले तो जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं में और बढ़ोतरी, और तीसरा जहां भी सहयोग राशि की जरूरत है वहां सहयोग राशि को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जरा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद टैक्स स्लैब जो है उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिले। इस बार क्या वो संभावना बनती नजर आ रही है? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि जेब में पैसे डालने हैं आम आदमी के, ताकि खर्च के लिए हिम्मत जुटा सके आम आदमी। क्योंकि अभी तो स्थितियां ऐसी हैं कि अब सोचना पड़ रहा है कि कभी कुछ भी हो सकता है, ये कब तक खत्म होगा पता नहीं। बार बार सैलरी पर असर पड़ना, रोजगार का जाना, ये एक बड़ी जटिल समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। इन हालात में ये बहुत जरूरी चीज है। टैक्स पेयर्स नजर गड़ाए बैठे हैं, ये सरकार कर पाएगी सर? आशा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपदा कभी भी आ सकती है, और इसलिए इस सरकार की कोशिश हरदम रही है, हमारा प्रयास रहा है कि हम लोग बीमा के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा, और वो चाहे वो जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, या आपको कोई दुर्घटना हो उसके लिए बीमा हो, ये हम लोगों ने बहुत कम राशि में उपलब्ध करवाया। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि आप 330 रुपए की आप जीवन बीमा ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा अब आयुष्मान भारत के द्वारा हो सकती है। तो लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों को साधन देना आपदा के समय भी, ये हम लोगों की प्राथमिकता रही है और हम लोगों ने किया भी है। और आपको जहां तक टैक्स स्लैब का मामला है, मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख रुपए तक तो आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं होता है। 5 लाख रुपए तक भी आपके जो इनकम टैक्स के हैं वो 5% पे ही आप पे टैक्स लागू होता है, और वो भी जब आपको क्रेडिट मिलता है तो लगभग वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो 5 लाख सालाना अगर आपकी तनख्वाह है, यानी महीने के 40,000 रुपए तक आप कमाई कर रहे हैं, तो आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। और ये हम लोगों ने हाल में ही किया है। तो इसलिए जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है आशा जी, वहां सरकार की तरफ से आपको बचत अवश्य मिली है, और वो बचत सीधा आपकी जेब में गई है और आपके खर्चों में गई है। तो यहाँ हम लोगों ने आपको बहुत राहत दी है। और मैंने पहले ही बताया आपको कि जहां जहां सहयोग राशि की जरूरत थी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, नरेगा हो, जनधन के द्वारा पैसे हम लोगों ने लोगों के बैंक के खाते में दिए, वहां तो हम लोगों ने मदद किया ही किया। लाखों 1000 करोड़ का हम लोगों ने मदद इस तरीके से किया। हाँ, लेकिन दोनों ही चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि संभावना आम आदमी बहुत उम्मीद ना करे टैक्स स्लैब को लेकर के। और जैसा आपने कहा, सब्सिडी तो सर सरकार दे रही है, माना, लेकिन उसका कोई हासिल नजर नहीं आया। वो हासिल होता तो एक तरीके से रोजगार के अवसर पनपते। सबसे ज्यादा इस वक्त युवा बेरोजगार जो है, मैं कैट की रिपोर्ट आपको बताऊं, 25% लगभग 1.75 करोड़ दुकानें बंद हुई हैं। ये कैट की रिपोर्ट है। और 7% छोटे कारोबारियों को ही सिर्फ बैंक से वित्तीय मदद मिल पाई, नहीं तो अलग अलग सोर्सेज से उनको किस तरीके से खुद को संभालना पड़ा। ये हालात हैं। और आप जानते हैं कि ये सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। इस बार इसको पुश देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार पुश दे रही है आशा जी, और सरकार लगी रही है, और बहुत लोगों को सहयोग मिला है इसके द्वारा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कोविड की महामारी जो आई है, ये आपदा जो है, ये 100 वर्ष में एक बार आती है। और जब ये पिछले बार आई थी 1919 में, 1920 में, 1921 में, मैं आपको बता दूं, हम लोगों की अर्थव्यवस्था जो थी बिल्कुल ही बुरी हालत में चली गई थी, और इतने लोगों
की मृत्यु हुई थी, इतने लोग कम हुए थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। अगर आप जाके इतिहास के पन्नों में पढ़ें कि उस समय स्पेनिश फ्लू जब आया था 100 साल पहले, तो क्या हालत हुई थी। भारत की जो आबादी थी उसमें एक गिरावट आई थी, इतने लोग उसमें मारे गए। तो ये उस समय के हालात थे। इस समय अगर आप देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण हम लोगों ने देश को भी संभाला है और अर्थव्यवस्था को भी संभाला है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो खर्चा कोविड के पहले जो खर्चा आम जनता कर रही थी, जनरल पब्लिक कर रही थी, वो खर्चा अब भी कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को उन्होंने सहयोग उनको प्राप्त हुआ है। और ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि बहुत सारी दुकानें वगैरह बंद हुई हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है आशा जी, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने लॉकडाउन हुए हैं, इतने बार हम लोगों को जो हाई टच जिसको कहते हैं, जहाँ लोगों का संपर्क बनता है, लोगों से आपको पास जाकर काम करवाना होता है, वो रिस्ट्रिक्शंस के कारण, लॉकडाउन के कारण इन सबको रोकना पड़ा है। तो ये महामारी के समय ये सब स्वाभाविक है, दिक्कत आएंगी, लेकिन इन सब हालात में भी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को संभाला है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसमें आशा जी देखिए, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग गाड़ी विंडशील्ड से देखकर चलाते हैं, रियर व्यू मिरर से हम गाड़ी नहीं चलाते। तो जो अब अर्थव्यवस्था की गाड़ी है वो हम लोगों को विंडशील्ड के थ्रू देखना है, और विंडशील्ड से अगर हम लोग सामने देखें तो आप देखिएगा कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, सब आंकड़े अब बड़े पॉजिटिव हो गए हैं। और आज के समय आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सब जो लार्ज इकोनॉमीज हैं, जो बड़े बड़े जो देश हैं, अगर उनसे अगर हम तुलना करें, चाइना से भी तुलना करें, तो सब की अपेक्षा है कि भारत जो है सबसे तेजी से यहाँ से आगे बढ़ेगा, सबसे तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ से बनती रहेगी। चलिए, तो फरवरी को बजट आ ही जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, महामारी में ये सही है कि सबको दिक्कत महसूस हुआ है। चलिए, उम्मीदें बहुत हाई हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर इस पर खरी उतरे, उम्मीदों को पूरा करे, ऐसा लोक लुभावन बजट लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।